हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आए हैं 10th क्लास यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड के लिए टर्म सेकंड का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि आता है कहां पर, किस यूनिट के अंदर में, इलेक्ट्रिसिटी। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक शीट में इसकी न्यूमेरिकल के आपको कराऊंगा सबसे एंड में। आज लास्ट टॉपिक इसका पढ़ लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी अब तक हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है चार्जेस के बारे में, चार्ज के फ्लो होने पे टाइम ड्यूरेशन के साथ में करंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ हमको ये पढ़ना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए यार, आपके घर में आपने देखा होगा प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस देखा है, उसको इलेक्ट्रिक प्रेस हुआ, हीटर हो गया, है ना। और इस तरीके के प्रोडक्ट यानी कि जिनको यूज करने से पहले 5 से 10 मिनट चला के रखना पड़ता है। आपने देखा हीटर कैसा होता है, पहले होता था घरों में, है या कम लाइट लेने वाले हीटर भी आ चुके हैं घरों में, सर्दियां चल चुकी हैं, है ना। तो सभी अपने घरों में रखते हैं और उसमें इस तरीके से वायर, इस तरीके गोल गोल वायर अलग अलग डिजाइन में बना रहता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं किसका वायर बना होता है, नाइक्रोम का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है या जब किसी ऑब्जेक्ट में से करंट फ्लो होता है, फर्स्ट एंड से शुरू होकर एंड तक, ये इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चार्जेस अपना कुछ रेजिस्टेंस इसके अंदर ड्यू छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्लियर है। अब ये वायर जब गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, यानी जब लगातार करंट फ्लो होता रहेगा तो जो चार्जेस है वो अपना एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं, जो कन्वर्ट हो जाता है हीट के अंदर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो एक तार क्या होगा, अपने आसपास क्या करेगा, गर्मी पैदा कर देगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और उस हीट से हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, दूध को उबाल सकते हैं, है ना, सब्जियां बना सकते हैं इस हीटर के ऊपर, खाली इस तार के ऊपर नहीं। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, हाँ कभी ज्यादा दिमाग लगा दो, सारे आइंस्टीन हो तुम, ठीक है। तो डिवाइस का यूज करेंगे और डिवाइस में ये तार लगा रहेगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ नाइक्रोम का तार, है ना, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, यही क्यों लिया जाता है, देखो जरा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाता है, देखना यार, इसमें आप नोट करके लिखेंगे बहन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। देन अगर किसी वायर के अंदर से हम करंट को फ्लो करें तो क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे कर ले, फ्लो ऐसे करके लिखें आप, थ्रू द रेसिस्टेंस वायर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, समझ में आ रही बात, कंप्लीट पीडीएफ रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगी। क्लियर है, क्या बताया गया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस वायर। कोई भी वायर है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप, नाउ द फ्लोइंग चार्जेस सफर एंड produce some energy, ठीक है। this energy convert into heat, ठीक है। यही एनर्जी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट में, ठीक है। और यही हमको पढ़ना है। देखना जरा, मैं बात करूं, हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, W/Q भैया। और ये हिसाब क्या निकालेंगे, देखना जरा, W को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × Q। क्लियर है नहीं बात। अब देखें जरा आगे, मैंने आपको बताया था कि Q का फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू किसके होता है, IT के इक्वल होता है। अब ऊपर वाली बात को फिर उठा लो, W इक्वल टू, देखना जरा V, और Q के बेस पर क्या लिखेंगे, बोलो IT। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रही है। तो W इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, VIT बन गया। आ रही बात समझ में आ रही। अब यहां से एक बात ध्यान देना, क्या ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ये एनर्जी पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, है ना, ठीक है। चलो अब देखिए जरा, मुझको पता है क्या
V इक्वल टू क्या होता है आई आर, रख दो यहाँ पर। जब इसके अंदर रखेंगे आई आर तो आई और आई कितना में, देखो आई की जगह पर क्या रखेंगे अब आप, आई के प्लेस पर क्या रखेंगे आई इंटू आर, तो वी हट जाएगा तो आई इंटू आर आ जाएगा, तो आई का क्या बन जाएगा स्क्वायर आर इंटू टी। बताओ जरा इतनी बात क्लियर हुई है नहीं, है ना। और अगर मैं बोलूं आई इक्वल टू क्या होता है, बोलो वी अपॉन आर, इसको भी रख दो यहाँ पर। देखो जरा आई की जगह पर क्या रखेंगे, वी रखेंगे ना, तो क्या बन जाएगा आई की जगह पर जब वी रखेंगे, यहाँ पर रखो, यहाँ पर जब आई की जगह पर वी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो वी स्क्वायर टी अपॉन आर। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई या नहीं? ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके, क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब याद रखना, यहां से आगे ध्यान रखेंगे। सो वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि W इक्वल टू हो जाएगा किसके, H के, और यहां से क्या बात निकल के आएगी, बोलो H इक्वल टू वी आई टी, एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये सारे फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, बस H इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी, और ये इक्वल किसको हो जाएगा, बोलो वी स्क्वायर टी अपॉन आर। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं है? यही किसका फॉर्मूला हो गया, H का फॉर्मूला हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुझको पता है H इक्वल टू किसका, बोलो आई स्क्वायर आर टी के। अब यहां से एक बात निकल के आती है, क्या वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, H प्रोपोर्शनल किसका, बोलो करंट के स्क्वायर के, पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई, आर के प्रोपोर्शनल, और थर्ड बात क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल टू टी। ये तीनों की तीनों बातें क्या होती हैं, ध्यान रखेंगे आप। अबाउ गिवन इक्वेशंस आर कॉल्ड ये जितनी भी इक्वेशन होती है क्या कहलाती है, जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाती है। एग्जाम में काफी बार आ गया, ध्यान रखना, इसको इस तरीके से स्टार लगा देना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए, ठीक है, क्लियर है। बस ये वाला ये वाला फॉर्मूला, ये जूल्स लॉ को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसको जल्दी से देखें एक बार। जल्दी से इसको देखें भैया एक बार, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो जी, तो आपको ये समझ में आ गया जूल्स लॉ क्या होते हैं, बाकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है, H के कितने फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, फिर दोबारा से ध्यान देंगे आप, कितने फॉर्मूले मैंने लिखा है, H इक्वल टू वी आई टी, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में याद रखना, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, और उसके बाद में H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताना जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलो जी, अब देखें, अब इस तरीके की कितनी एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। अब टेक्निक इससे चलने वाली, देखो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि वायर गर्म होगा, हीट लेगा और हीट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, हीट कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब इस तरीके के काफी सारे एप्लीकेशन हैं, इस तरीके के काफी सारे एप्लीकेशन, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब देखा है आपने, जब आप बल्ब को जलाते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे बल्ब क्या होता है, लाइट इमिट्स करनी स्टार्ट करता है। जब स्टार्टिंग में होता है तो बहुत पतला, बहुत कम जलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो
गर्म होना स्टार्ट होता है ना, और गर्म होने के बाद क्या कर देता है, जैसे जैसे बल्ब गर्म होगा अपने अंदर की लाइट को क्या करेगा, बाहर देनी स्टार्ट कर देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखना जरा यहां से, इस सारी बातें मैं आपको एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। आपके सिलेबस में जो केवल उतनी बातें आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया और इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इसके बाद क्या आता है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक टेस्टर भी हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? ये सारे डिवाइसेस कौन है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी, एक डिवाइस तो रह ही गया, इलेक्ट्रिक हीटर। बताया था ना मैंने आपको, ये सारे डिवाइसेस वो हैं जिनमें पहले करंट फ्लो होगा, ठीक है, और फ्लो होने के बाद जब तक 5 या 10 मिनट वो टाइमिंग लेगा, पहले गर्म होगा। गर्म होने से वायर क्या हो जाएगा, जब तक वायर बिल्कुल गर्म होकर लाल ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। और हमको क्या चाहिए दोस्तों, हीट ही तो चाहिए। अरे कपड़े आपने देखे, शर्ट कैसी हो रही है, आपने घरों में देखा होगा, शर्ट कैसे हो रही है, उबड़ खाबड़ हो रही है, सलबटे आ रही है, ऐसा बोल देते हैं, है ना। और जैसे उसके ऊपर हम आयरन करेंगे तो क्या होगा, एकदम से सारी चीजें प्लेन हो जाती है। अगर आप उसी आयरन को क्या ठंडा करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, क्या कभी आपकी शर्ट सीधी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? यानी ये सारे के सारे डिवाइसेस काम करते हैं किसके ऊपर? ऐसा एक डिवाइस है, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक डिवाइस और रहेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में भी बात करूंगा, है ना। आपने देखा होगा फ्यूज उड़ गया, लाइट तेज आई थी, फ्यूज उड़ गया। या आपने कई बार देखा होगा लाइट आई और तुरंत से क्या हो जाता है, कोई वायर के जहां पर फ्यूज लगा रहता है, तार वहां से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से क्या मतलब हो जाता है, देखो तार ब्रेक कैसे होता है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, ये पूरी की पूरी हमारे घर का मेंस का लाइन है, ठीक, और यहां पर मैंने क्या ऐड कर दिया, एक फ्यूज ऐड कर दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहां के वायर जा है, एक वायर जा रहा है कहां, टीवी के अंदर, ठीक है, एक वायर कहां जा रहा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर यानी, और एक ही वायर जा रहा है कहां, एसी के अंदर। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बहुत तेज आया, समझ में आ रही है बात? बहुत तेज तरीके से वोल्टेज आई, और वोल्टेज अगर आई, अगर वोल्टेज इन तीनों में से किसी में भी चली गई तो ये डिवाइस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, धुआं धुआं कर देगी। समझ में आ रही है बात? चलो जी, तो देखना जरा, हम ऐसे डिवाइसेस के बीच में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। और फ्यूज जब हम ऐड कर देते हैं तो फ्यूज को ऐड करने के बाद क्या होता है, जैसे ही लाइट तेज आती है, इस फ्यूज को पता लग जाता है कि भैया गरम गरम कुछ सामने से आ रहा है, और जैसे ही सामने से कोई गरम गरम चीज आएगी तो क्या होगा, ये फ्यूज एकदम से बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? जैसे ही फ्यूज बीच में से ब्रेक होगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि करंट जो होता है वो कंप्लीट साइकिल में चलता है। क्लियर बात समझ में आ रही है ना भैया? और यहां पर देखो जरा, जैसे ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, करंट यहां तक आएगा और फिर दोबारा से वापस चला जाएगा। यानी कि हमारे तीनों डिवाइसेस क्या हो जाते हैं, बच जाएंगे। यही डिवाइसेस, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये फ्यूज ना होता तो क्या होता, लाइट सीधी चली जाती इन डिवाइसेस के अंदर। समझ में आ रही है बात या नहीं? और सारे डिवाइसों में आग लग जाती, और पिताजी फिर हमारी लंका लगा देते, है ना। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? जल्दी से बोले बच्चा लोग, क्लियर है? तो फ्यूज का काम क्या होता है, डिवाइसेस का सेफ्टी करना, ठीक। चलो एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखो, काफी टाइम पहले हमको ये डीप पढ़ने पड़ते थे सारे के सारे टॉपिक, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा नहीं है, कुछ टाइम से हमको डीप नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल मेन चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। देखेंगे यार, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बल्ब के लिए, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं, देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बल्ब, वो रोज साइड में दिखाई दे रहा है ना, अंडाकार शेप में है ना, ओवल के साइज का है, और इसके अंदर से हल्का हल्का झिर्री जा रही है, और एक वायर जा रहा है जिसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन एक मेटल का वायर है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ पावर consumed by हीटिंग इफेक्ट। बल्ब क्या होता है, जितना ज्यादा गर्म होगा
उसके अंदर का मेटीरियल भी उतना ही गर्म होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंज्यूम्ड बाय, इसको लिखेंगे आप टंगस्टन। टंगस्टन, क्लियर बात समझ में आ रही है? इसके अंदर का जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? कंज्यूम्ड बाय, इसको आप लिखें फिलामेंट लिखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट, यानी जो फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है अंदर का जो वायर है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? टंगस्टन बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको शेप दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये जो शेप दिखाई इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट क्या कर देता है? कंज्यूम कर देता है सारी एनर्जी को। ठीक है, समझ में आ रही बात? और इसमें एक बात और लिख लेंगे, एंड इट रेडिएट सम पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सम पार्ट को क्या कर देता है? ये रेडिएट कर देता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? रेडिएट सम पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट में, जिससे हमको चीजें दिखाई देने लगती हैं। समझ में आ रही है? जो गर्म होने की एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उस हीट को कन्वर्ट कर देता है लाइट में, जिससे हमको चीजें बहुत तेजी से दिखाई देने पड़ती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहां से आप लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट, फिलामेंट इज मेड बाय टंगस्टन। फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और टंगस्टन का बना होता है, देखो एग्जाम में ये पूछा जाता है, बिकॉज ये टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? क्वेश्चन ये है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो एक बात याद रखना, क्या पहली बात तो ये कि टंगस्टन जो है इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप कितना भी इसका हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 30-80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, और याद रखना क्या, इट डज नॉट ऑक्साइड एट हाइट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत तेज हो जाएगा तो ये क्या होता है? ऑक्साइड नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी मेल्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना थर्ड पॉइंट आ जाता है, बल्ब फिल्ड विद इनएक्टिव गैस। बल्ब के अंदर कौन सी गैसेस फिल की जाती हैं? इनएक्टिव गैसेस फिल्ड की जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइट, नाइट्रोजन और आर्गन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है? और क्यों की जाती है याद रखना, इसका भी रिजल्ट दिखा देता हूं। प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ बल्ब। अगर बल्ब की लाइफ को आपको ज्यादा करना है तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए गैसेस के अंदर फिल की जाती है। इतनी बात क्लियर है? चलो जरा यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ से और देखते हैं, फिर हमारा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल हम बचेंगे। उसके लिए मैं आपको एक अलग से शीट बना कर दूंगा। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, कुछ बच्चों का इंफॉर्मेशन आ रहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। देखो एक बात सुनो, पहले हम कंप्लीट पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही है बात? चैप्टर जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी आज लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अब कल जो आपको इसकी शीट मिलेगी इसमें कम से कम समथिंग रखेंगे 20 क्वेश्चंस की शीट रखेंगे और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को अलग से उसके अंदर मैं आपको डाल के दूंगा, जिसको एक एक क्वेश्चन को मैं यहां पर कराऊंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखें ना, लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर देखें जरा सामने, अगर मैं आपसे बोलूं क्या, देखो P = W/T, कुछ बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपको?
W अपॉन T, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी विद इन सेकंड जितना भी जूल में वर्क डन होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो, द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। क्लियर बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल टू W अपॉन T। हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, बोलो VIT। अरे बच्चा लोग समझ में आगे बढ़ाया था ना, पीछे रखो यहाँ पर VIT, और पहले यहाँ से T है तो T से T कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया, बोलो P इक्वल टू V इंटू I। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था W इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, है ना। इस फॉर्मूले को भी ऊपर रखो, बोलो P इक्वल टू W की जगह पर रखो V स्क्वायर T अपॉन R, और नीचे कौन है, बोलो T। T से T कैंसिल हो गया तो कितना बन गया, बोलो P इक्वल टू V स्क्वायर, कितना बन जाएगा बोलो जरा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। बोलो समझ में आया या नहीं आया? और थर्ड क्या होता है, W इक्वल टू बोलो VIT, इसको भी फॉर्मूले के अंदर रखो VIT, और नीचे कितना है T से T कैंसिल हो गया तो P इक्वल टू क्या आ गया, बोलो V इंटू I। बोलो समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से जरा। तो कितने फॉर्मूले हो गए पावर के, 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए हैं। देखें जरा कैसे कैसे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कराया, P इक्वल टू W अपॉन T तो होता ही है, बाकी 3 फॉर्मूले जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। समझ में आ रही है बात? आप लास्ट ईयर के एग्जाम देखेंगे 2018, 2019 सारे एग्जाम्स के अंदर इन 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? सिंपल है, देखो फिर दोबारा सुने। याद कैसे रखने मैं आपको बता देता हूं। देखो कई बार क्या होता है, चीजें याद करेंगे हम भूल जाते हैं, इसलिए आप हम फॉर्मूले को बना कैसे रहे हैं इस पर ज्यादा फोकस करें बजाय रटने के। मैं फिर आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूले आ कहां से रहे हैं। अगर ये बातें आपने 2-2, 3-3 बार भी रिवाइज कर लिया ना कॉपी के ऊपर तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे P इक्वल टू W अपॉन T था, हम हर बार क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले W की वैल्यू रखते जा रहे हैं। और हमारा P का फॉर्मूला देखो, पहले W की वैल्यू क्या रखी, VIT, जब यहां पर रखोगे तो क्या हुआ, T से T कैंसिल, क्या आ गया P इक्वल टू VI, पहला फॉर्मूला। फिर हमने W का दूसरा फॉर्मूला रखा V स्क्वायर T अपना, रखो यहाँ पर, नीचे कितना है T से T कैंसिल हो गया, क्या आ गया V स्क्वायर अपना गया। थर्ड की अगर मैं बात करूं कितना होता है VIT, रखो यहाँ पर VIT, T से T कैंसिल हो गया, क्या बच गया P इक्वल टू VI। बोलो जरा क्लियर समझ में आया या नहीं आया? और एक बात याद रखेंगे P इक्वल टू V इंटू I, ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा लगने वाले एग्जाम के अंदर। समझ में आ रही बात? P इक्वल टू V इंटू I सबसे ज्यादा ये नोट होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करें जाना। अच्छा चलिए यूनिट की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं यूनिट आपसे पूछूं तो यूनिट कितना लगेगा, देखना जरा। हमको पता है जिस भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा जाएगा पहले उसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। देखना जरा W का फॉर्मूला कितना है, बोलो जूल, और कितना होता है सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या होता है, बोलो वाट। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर बात समझ में आ गई? और एग्जाम में एक बार पूछा गया क्या कि एक्सप्लेन 1 वाट, पता ये 1 वाट क्या होता है। देखो क्या करना है, वाट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वाट का फॉर्मूला होता है जूल पर सेकंड। Now we will explain about the 1 watt. Now the numerical value is 1, so we will take the value in both side, that is joule. Is that clear? Now the value of joule 1, ये आपको लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 1 आपको लेके आना है। ठीक है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो केवल थ्योरी पढ़ी है, अब तक न्यूमेरिकल डिजिट तो आई नहीं थी। लेकिन अगर वो बोल दे 1 वाट एक्सप्लेन कीजिए तो याद रखना वर्क भी कितना कर लेंगे 1 जूल, और टाइम भी कितना ले लेंगे 1 सेकेंड। तो आप क्या लिखेंगे, इफ, देखो कैसे लिखूं मैं बता रहा हूं, मैं कैसे बना रहा हूं इस पर फोकस रखेंगे आप, क्योंकि जरूर नहीं एक ही वाट आपसे पूछे हो, कुछ और भी पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे आप, इफ द वर्क डन इन अ वाट, इफ द वर्क डन, ये ऐसे लिख देंगे, इसमें आप ऐसा नोट कर सकते हैं, ये सही रहेगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिवाइस, पावर तो डिवाइस की निकालेंगे ना। अरे जब बाजार में जाते तो क्या कहते हैं, कितने वाट की मोटर चाहिए, कितने वाट की मोटर चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस देखते हो तो पहले वाट देखते हैं, यानी कंजप्शन कितना है, कितनी बिजली ये खपाएगा,
है ना? समझ में आई बात या नहीं? ये भी तो देखेंगे ना कितनी बिजली ये चाहेगा। देखें जरा, तो क्या लिखेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन डिवाइस in 1 second, then the power is called, कितना लिखेंगे बोलो, 1 वॉट। पावर क्या कहलाएगी, 1 वॉट कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताना जरा। यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो जी, अब एक बात और याद रखेंगे, क्या, अगर मैं कमर्शियल यूनिट की बात करूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं बात करता हूं कमर्शियल यूनिट की, आपने देखा होगा ना, अगर आपने देखा होगा जो मार्केट वगैरह के या जो बिजनेस के पर्पस से बिजली लेते हैं सरकार से, वहां पर क्या लिखा रहता है, कमर्शियल। और जो घर में यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं आप, डोमेस्टिक यूनिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डोमेस्टिक यूनिट्स आप बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अगर मैं यहां से बात करूं कमर्शियल यूनिट की, देखना जरा, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो कमर्शियल यूनिट पावर की कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। क्लियर बात समझ में आ गई? जो कमर्शियल होती है वो कैसे होती है, 1 किलोवाट आवर की होती है, ठीक है। और एक इसकी इक्वल होती है, याद रखना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर बात समझ में आ गई? और जब किसी बड़े लेवल की बात करते हैं दोस्तों, है ना, जैसे आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है और आपको वहां पर क्या करना है, वहां आपको क्या लेकर के आनी है, कोई बड़ी आपको मशीन वहां पर लगानी है, तो उस मशीनरी की जो पावर आप कंज्यूम करेंगे वो किस में करेंगे, याद रखना, एचपी में, यानी इसको आप क्या बोलते हैं बोलो, हॉर्स पावर। जो हिंदी वाले बच्चे वो याद रखेंगे, अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं इसको, अश्व शक्ति। समझ में आ रही है बात? और 1 HP किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। ये बात आप याद रखिए। अब जब आपको वहां मोटर मिलेगी तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको वाट में मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपको उसके ऊपर लोड ज्यादा देना है, तो वहां पर आपको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 200 HP। समझ गए आप? तो 200 HP का मीनिंग क्या है, आप समझ लेंगे। एचपी, एक एचपी किसके इक्वल होता है, 746, तो 200 का कितना हो जाएगा, 746 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने वोट ये मोटर लेगा। क्लियर आई बात समझ में? नहीं दोस्तों, समझ में आई आपको बातें या नहीं? तो यहां पर हमारे इस चैप्टर का एंड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जिसमें पहले काफी टाइम पहले बहुत सारे डिवाइसेस होते थे, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। जितनी भी सिलेबस की चीजें वो मैंने करा दी हैं। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप बड़े पेज तक पढ़ सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? लेकिन अपने नोट्सों को मेंटेन जरूर रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? चाहे फोटोस्टेट पीडीएफ निकलवा लें या फिर अपने हैंड से आप अगर नोट्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, उसको आप बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो सारे फॉर्मूले पॉइंट टू पॉइंट लर्न करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।